हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 4 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जितने भी फॉर्मूले दिए हुए हैं चैप्टर में, एंटायर फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सो दैट ये चैप्टर आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 यानी कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स के सारे फॉर्मूले मैंने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हो और पूरा का पूरा फॉर्मूला यानी कि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। सो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन दिया रहेगा x का, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। यानी कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा उसका आप डेरिवेटिव निकालो, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट करो। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद जो फंक्शन आएगा या जो वैल्यू आएगा अगर वो पॉजिटिव है यानी कि 0 से ज़्यादा है, दैट मीन्स जो गिवन फंक्शन f ऑफ x है वो इंक्रीजिंग होगा और इसका जस्ट अपोजिट होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एंड फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। तो अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव मोर देन 0 आएगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इसमें है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, या तो फिर क्वेश्चन आएगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसके लिए मैंने स्टेप्स देखो सिस्टमैटिक लिख करके आपको दे दिया है। सो स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो स्टेप 1 है, सबसे पहले जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो स्टेप 1 में आपको फाइंड आउट करना है f डैश एक्स। f डैश एक्स का मतलब होता है dy बाय dx यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। स्टेप 2 में क्या होता है? फाइंड f डबल डैश ऑफ x, यानी कि जो गिवन फंक्शन है f डैश x उसको एक बार और आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि आप उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है? फाइंडिंग f डबल डैश ऑफ x। नेक्स्ट आता है स्टेप 3। स्टेप 3 है पुट f डैश एक्स इक्वल टू 0। f डैश एक्स इक्वल टू 0 लेना है ऑलवेज। तो f डैश एक्स इक्वल टू 0 लोगे तो वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। x का एक सिंगल वैल्यू भी आ सकता है और x का डबल वैल्यू भी आ सकता है। अगर x का सिंगल वैल्यू आता है मतलब फंक्शन या तो मैक्सिमा रहेगा या तो मिनिमा रहेगा, लेकिन x का अगर 2 वैल्यू आता है मतलब फंक्शन मैक्सिमा भी है और मिनिमा भी है। तो ये हो गया देखो आपका स्टेप 3 हो गया। नेक्स्ट है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। पुट वैल्यू ऑफ x इन f डबल डैश ऑफ x, यानी कि स्टेप 3 में x का जो वैल्यू मिला रहेगा उसे आप कहाँ पे पुट करोगे? f डबल डैश ऑफ x में। अगर f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव आता है दैट मीन्स फंक्शन इज मिनिमा, एंड अगर f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव आता है, 0 से कम आता है, तो फंक्शन क्या रहेगा? मैक्सिमा रहेगा। तो अगर आपने स्टेप 4 तक किया तो आप चेक कर सकते हो कि कौन से वैल्यू ऑफ x पर फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। अगर क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो आपको स्टेप नंबर 5 भी करना पड़ेगा। देखो लिखा है यहाँ पे टू फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। जो x का वैल्यू आपको मिला था स्टेप 3 में, वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करोगे? ओरिजिनल फंक्शन यानी कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा f ऑफ x उसमें पुट करोगे तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम या फिर मिनिमम मैक्सिमम दोनों भी वैल्यू मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सम सॉल्व करोगे तो ईजिली आपको अंडरस्टैंड होगा। तो मैंने मैक्सिमा मिनिमा का भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया।
नाउ सी देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, और होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो सपोज देखो आपको लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स बी द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ है, ठीक है, एंड पी x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व y इक्वल एफ ऑफ एक्स, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डिफाइंड एज dy अपॉन dx एट x1 y1। यानी कि जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि dy बाई dx फाइंड आउट करो, और जो पॉइंट का वैल्यू दिया है x1 y1, x और y कोऑर्डिनेट जो दिया है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेडियंट, इसे हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो समटाइम्स स्लोप न पूछ करके वो लोग बोलेंगे फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, मतलब कि आपको स्लोप ही निकालना है। तो आई होप समझा रहेगा। स्लोप निकालना है मतलब जो भी आपको कर्व का इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर दो और जो x1 y1 का वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट स्लोप। तो स्लोप जो है एक नंबर, एक वैल्यू मिलेगा आपको, ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। नेक्स्ट होता है देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, स्लोप और नॉर्मल ये दोनों भी लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन dy बाई dx, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला है, यानी कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर दो, आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। बहुत ईजी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आप ध्यान में रखो सम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो y1 x1 y1 क्या रहेगा, ये पॉइंट ऑन द कर्व है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, और x y तो वैसे ही रहेगा। dy बाई dx क्या रहेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। एग्जैक्टली सेम वे हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का फॉर्मूला होता है देखो y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, और ये -1 अपॉन dy बाई dx क्या है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन है। ये आप इसे बोल सकते हो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मिल जाएगा। तो ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये एक्सरसाइज 4.1 में यूज़ किया है। और जो मैंने इसके पहले फार्मूला एक्सप्लेन किया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो एक्सरसाइज 4.2 में यूज़ किया है। फिर मैंने आपको फार्मूला बताया था मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन, वो 4.3 में यूज़ किया है। तो अब एक्सरसाइज 4.4 में कौन सा फार्मूला यूज़ किया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ सी हियर, अब देखो मैं नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले आपको बताता हूँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के। तो नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट फॉर्मूला है डिमांड फंक्शन। तो पहले देखिए डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड ऑलवेज प्राइस के ऊपर डिपेंड होती है। तो डिमांड फंक्शन को लिखते हैं हम लोग D इक्वल टू एफ ऑफ पी, वेयर P इज द प्राइस, D इज द डिमांड। तो डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट है देखो मार्जिनल डिमांड। तो डिमांड फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल डिमांड। तो मार्जिनल डिमांड का फॉर्मूला आएगा DM इज इक्वल टू DD अपॉन DP। तो DM क्या है, नोटेशन है मार्जिनल डिमांड का। तो मार्जिनल डिमांड इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस, ये हो गया मार्जिनल डिमांड का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो है सप्लाई फंक्शन। तो ऑलवेज रिमेंबर सप्लाई इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ प्राइस लाइक डिमांड।
तो S इज इक्वल टू हो जाएगा ये एफ ऑफ पी, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। नेक्स्ट लिखा है मार्जिनल सप्लाई। तो मैंने आपको बताया है जब भी वर्ड आएगा मार्जिनल मतलब आपको डेरिवेटिव निकालना है वहाँ पे। तो मार्जिनल डिमांड को हम लिखेंगे S सफिक्स में M, मार्जिनल सप्लाई को लिखेंगे, मार्जिनल सप्लाई को लिखेंगे S सफिक्स में M, SM इज इक्वल टू DS अपॉन DP। तो ऑलवेज रिमेंबर मार्जिनल सप्लाई मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। तो ये हो गया मार्जिनल सप्लाई। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर टोटल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन बाय C इक्वल टू हम लिखते हैं एफ ऑफ x, यानी कि कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ x एंड व्हाट इज द x, x इज द नंबर ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो टोटल कॉस्ट ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम रहेगा तो कॉस्ट ऑफ कोर्स कम हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो आपको दिया है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल मैंने बताया डेरिवेटिव होता है। तो कॉस्ट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी तो आपको मिल जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग लिखते हैं C सफिक्स में M, ये होता है DC अपॉन DX। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट दिया है आपको एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट भी बहुत इजी होता है। एवरेज कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी डिमांडेड। तो एवरेज कॉस्ट को कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे C सफिक्स में A लिख सकते हैं। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू यानी कि होता है टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेलिंग प्राइस। तो टोटल रेवेन्यू कैसे रहता है, R इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है P इंटू डी, या आप इसे लिख सकते हो P इंटू एक्स, वेयर P क्या है, P इज द प्राइस पर यूनिट एंड व्हाट इज द D, क्वांटिटी डिमांडेड। तो D की जगह पे समटाइम्स हम X भी लिख सकते हैं, X इज ऑल्सो द क्वांटिटी डिमांडेड। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, फॉर्मूला ध्यान में रखो आप। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो एवरेज रेवेन्यू या आप ऐसे लिख सकते हो R सफिक्स A, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी यानी कि D। सो दिस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू क्या होता है P इंटू डी, और क्वांटिटी क्या D कैंसिल हो गया तो आपको प्राइस मिल जाएगा। यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज द प्राइस पर यूनिट ऑफ एन आर्टिकल या फिर ऑफ एन आइटम। नेक्स्ट है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास है टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव यू टोटल प्रॉफिट। तो ये हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ उसे देखो नेक्स्ट टाइप के फॉर्मूले क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये नोटेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ईटा। ईटा मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको फाइंड आउट करना है, प्रोवाइडेड आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा। तो जब डिमांड फंक्शन दिया रहेगा और आपको फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये देखो फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस P अपॉन D मल्टीप्लाइड बाय DD अपॉन DP। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माइनस तो रहेगा फॉर्मूले में, P मतलब होता है प्राइस, D मतलब होता है डिमांड, मल्टीप्लाइड बाय DD अपॉन DP का मतलब होता है मार्जिनल डिमांड, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसे हम बोलते हैं मार्जिनल डिमांड। तो जब भी आपको डिमांड फंक्शन दिया रहेगा तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करो मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड फाइंड आउट करने के बाद ये फॉर्मूला लिखो और उसमें P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑटोमेटिकली आपको मार्जिनल डिमांड, ऑटोमेटिकली आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाएगा। तो बहुत इजी फॉर्मूला है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू आता है ना, तो सम टाइम क्वेश्चन पेपर में वो लोग पूछते हैं कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट।
मतलब आपको बताना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू आया है तो उससे हमें क्या सजेशन मिलेगा। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 वैल्यू आता है तब आप लिखोगे डिमांड इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू अगर सॉल्व करके 0 मिलता है यू विल राइट दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, यानी कि आप लिखोगे डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। नेक्स्ट होगा इफ़ 0 लेस देन ईटा लेस देन 1, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू अगर आपको 0 और 1 के बीच में मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, देन डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। और नेक्स्ट है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू एग्जैक्ट 1 मिलता है देन यू विल से दैट डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। और देखो फोर्थ है इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी कि मोर देन 1 आएगा देन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक होगा। तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हो गया, यूनिटरी इलास्टिक हो गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक हो गया और ये परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज 4.4 के लिए। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, प्राइस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम होता है, तो मार्जिनल रेवेन्यू, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एवरेज रेवेन्यू के ऊपर अगर सम्स आता है तो उसे सॉल्व करने का देखो ये फॉर्मूला है। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि यहाँ पे 3 थिंग्स है, उसमें से कोई भी 2 थिंग्स आपको दिया रहेगा, थर्ड थिंग फाइंड आउट कर सकते हो इजिली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यू कैन राइट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब आपको प्राइस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, एवरेज रेवेन्यू दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, बट एवरेज रेवेन्यू और प्राइस दोनों सेम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखो ये 4 मार्क के लिए आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे देखो लिखा है MPC। MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पे लिखा है इसका फॉर्मूला होता है DEC अपॉन DX। EC मतलब होता है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन और X जो है यहाँ पे इनकम है। तो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू इनकम X, फिर से बोलता हूँ मैं, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन फंक्शन दिया रहेगा, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू इनकम X तो उसे हम बोलते हैं MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आपको एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया रहेगा, इनकम आपको दिया रहेगा, आपको जस्ट क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को विथ रेस्पेक्ट टू इनकम X। समटाइम्स इनकम X की जगह हम I भी यूज़ करते हैं, तो X इनकम है तो X की जगह पे समटाइम्स कैपिटल I भी यूज़ होता है, बट फॉर्मूला सेम रहेगा। ये हो गया MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट होता है APC। APC का मीनिंग होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, APC इक्वल टू एक्सपेंडिचर कंजम्पशन यानी कि EC डिवाइड बाय इनकम X। बहुत इजी फॉर्मूला, ध्यान में रख सकते हो आप। और थर्ड फॉर्मूला है MPC प्लस MPS इक्वल टू 1। तो आपको MPC कहाँ से मिलेगा, MPC आपको ये फर्स्ट फॉर्मूले से मिलेगा, तो आप MPS निकाल सकते हो 1 माइनस MPC करके। और MPS का फुल फॉर्म क्या होता है, MPS का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सेम वैसे ही है APC प्लस APS इक्वल टू 1। तो APC तो आपको यहाँ से मिल जाएगा EC अपॉन X से, आपको अगर निकालना है APS तो 1 माइनस APC आ जाएगा। और APS का मीनिंग क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये मैंने 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिए हैं, तो इसके बेस्ड पे एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और इसमें लिखा रहेगा कैलकुलेट MPC, MPS, APC एंड APS फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कंजम्पशन फंक्शन।
तो बहुत ईजी है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर मैंने जो 4th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसका एंटायर जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्रू दिस वन वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।